नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम निवेश की दुनिया के सबसे भयानक सपने का सीधा सामना करने वाले हैं। हम अक्सर मार्केट के गिरने या वॉलेटिलिटी की बात करते हैं, राइट? लेकिन आज हम एक ऐसे अल्टीमेट स्ट्रेस टेस्ट से गुजरेंगे जो शायद वेल्थ क्रिएशन को लेकर हमारे सोचने का तरीका ही बदल दे। हम एक ऐसे ऐतिहासिक मार्केट क्रैश का विश्लेषण करेंगे जिसने दुनिया भर के बड़े-बड़े अर्थशास्त्रियों के पसीने छुड़ा दिए थे। तो चलिए बिना वक्त गंवाएं सीधा इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं उस डर की जब मार्केट बिल्कुल थम सा जाता है, यानी जीरो रिटर्न का खौफ। हम सब जानते हैं कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी वेल्थ बनाने का एक बहुत ही शानदार और अनुशासित तरीका है। हर महीने पैसे निवेश करते जाओ, लेकिन हर निवेशक के दिल के किसी कोने में एक बहुत गहरा डर छिपा होता है। डर ये नहीं कि बाजार थोड़ा बहुत गिर जाएगा, बल्कि डर ये है कि क्या हो अगर बाजार सालों साल कोई ग्रोथ ही ना दिखाए। जरा इस बात पर गौर कीजिए, क्या होगा किसी के एसआईपी का अगर शेयर बाजार लगातार 3 दशकों तक, जी हां पूरे 30 सालों से भी ज्यादा 0% रिटर्न दे? क्या जीवन भर की गागी कमाई डूब जाएगी? क्या सारे फाइनेंशियल गोल्स हवा हो जाएंगे? सुनने में ये किसी डरावनी कहानी जैसा लगता है ना, लेकिन सच तो ये है कि हमारी इसी दुनिया में ऐसा असल में हो चुका है। अब अगर हम भारतीय बाजारों की बात करें तो हमारी उम्मीदें काफी साफ होती हैं। यहाँ महंगाई दर आमतौर पर 5 से 6% के आसपास रहती है, तो हर कोई 10 से 15% रिटर्न की उम्मीद लगाकर चलता है ताकि अच्छी खासी वेल्थ बन सके। लेकिन जरा इसे उस भयानक सिनारियो से कंपेयर करके देखिए जहां बाजार पूरे 3 दशक तक कोई रिटर्न ही ना दे। 15% के सुनहरे सपने से सीधा 0% की कठोर सच्चाई। क्या कोई भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इतने बड़े झटके को बर्दाश्त कर सकती है? तो चलिए सीधा इतिहास के उन पन्नों में चलते हैं जहां असल में ये सब हुआ था। हम बात कर रहे हैं जापान के 34 साल लंबे स्टैग्नेशन की। ये टाइमलाइन सच में किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। 29 दिसंबर 1989, ये वो दिन था जब जापानी बाजार निक्केई 225 अपने बिल्कुल पीक पर, यानी सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच गया था। उसके तुरंत बाद जो गिरावट शुरू हुई वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। 1990 से लेकर 2023 तक दशकों तक एक बेहद ही गंभीर और गहरी मंदी छाई रही। बाजार बस गिरता रहा और संघर्ष करता रहा, और फिर फाइनली 2 फरवरी 2024 को, यानी बिल्कुल हाल ही में, बाजार ने वापस अपने उसी 1989 वाले पीक को टच किया। और वो जादुई या यूं कहें कि दर्दनाक आंकड़ा था 39,000। 1989 में निक्के 39,000 पर था, और बस उसी एक नंबर तक वापस पहुंचने में पूरे 34 साल लग गए। जरा सोचिए, 34 साल का एक थका देने वाला इंतजार। ये इतना लंबा समय है कि एक नवजात बच्चा बड़ा होके खुद का रिटायरमेंट प्लान बनाने लगे। ये कोई मामूली मंदी नहीं थी, ये पूरी एक पीढ़ी का निवेश काल था जहां बाजार ने बिल्कुल 0% की वृद्धि दिखाई। अब वक्त आ गया है इस अल्टीमेट एसआईपी स्ट्रेस टेस्ट को कंडक्ट करने का। देखते हैं कि बिल्कुल शिखर पर निवेश करने का क्या नतीजा निकलता है। मान लीजिए कि हम निवेश की दुनिया का सबसे बुरा दिन चुनते हैं। कल्पना कीजिए एक बेहद अनलकी निवेशक की। इस इंसान ने हर महीने 10,000 रुपए की एसआईपी शुरू की, और वो भी ठीक 29 दिसंबर 1989 को। जी हां, बिल्कुल उसी दिन जब बाजार अपने इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर पर था और जहां से उसे अगले 34 सालों तक बस नीचे ही जाना था। अगर हम टाइमिंग की बात करें तो मॉडर्न फाइनेंस के इतिहास में निवेश शुरू करने का इससे बुरा दिन कोई और हो ही नहीं सकता था। लेकिन अब जो बात सामने आने वाली है वो सच में हैरान कर देगी। इन 34 सालों के नतीजे आंखें खोलने वाले हैं। पहले सिनारियो में देखते हैं। 34.2 वर्षों तक लगातार बिना रुके एसआईपी की गई। कुल 410 किश्तें दी गई, जिससे करीब 41 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ। और जब 2024 में बाजार वापस उस पीक पर आया तो इस एसआईपी को रोक दिया गया। पता है रिटर्न क्या था? लगभग 5% सालाना। दूसरे सिनेरियो में रिकवरी के बाद भी एसआईपी जारी रखी गई 437 किश्तों तक, और तब रिटर्न बढ़कर 6.5% हो गया। ये कमाल की बात है। बाजार पूरे 34 साल तक जीरो पर था, फिर भी इस अनुशासित एसआईपी ने पॉजिटिव रिटर्न दिया। क्यों? क्योंकि जब बाजार सालों तक नीचे पड़ा था तब हर महीने की किश्त पर बहुत सारी सस्ती यूनिट्स जमा हो रही थी। तो उन 41 लाख रुपए के टोटल इन्वेस्टमेंट की फाइनल वैल्यू क्या बनी? पूरे 1 करोड़ 4 लाख रुपए। उस बदनसीब निवेशक ने जिसने दुनिया के सबसे खराब समय पर निवेश शुरू किया था, वो भी 34 साल बाद 1 करोड़पति बनकर ही बाहर निकला।
5% का ये नॉमिनल रिटर्न सुनने में शायद बहुत मामूली लगे, लेकिन 34 सालों के लगातार और अनुशासित निवेश ने इस छोटे से प्रतिशत को एक बहुत ही विशाल अमाउंट में बदल दिया। है ना कमाल की बात? चलिए अब इस पूरी कहानी के एक और अहम पहलू की तरफ बढ़ते हैं, और वो है महंगाई का रियलिटी चेक। सिर्फ नंबर्स को देखने के बजाय अब असली आर्थिक सच्चाई को देखते हैं, यानी महंगाई। अगर हम इस तुलना पर गौर करें तो भारत में जहां महंगाई हर साल 5 से 6% बढ़ती है, वहीं जापान की उन 34 सालों की असलियत बिल्कुल अलग थी। वहां डिफ्लेशन यानी अपस्फीति का माहौल था। महंगाई दर कभी -1% तो कभी 0.33% तो कभी 1.4% रही। हालात तो ऐसे थे कि बैंक में पैसा रखने पर ब्याज मिलने के बजाय बैंकों ने नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स लगा दिए थे। मतलब पैसा रखने पर भी पैसे कट रहे थे। ये स्थिति हमारे भारतीय बाजार की उम्मीदों और पॉजिटिव कंपाउंडिंग से एकदम उलट है। इसे एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। जापान में उन पूरे 34 सालों की टोटल महंगाई दर मिलाकर सिर्फ 11% थी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि 34 साल पहले जो सामान 100 रुपए का मिलता था, वो इतने लंबे अरसे के बाद भी सिर्फ 111 रुपए का हुआ। यह अपने आप में एक दिमाग घुमा देने वाला आंकड़ा है। जब महंगाई इस कदर कम हो तो किसी भी इन्वेस्टमेंट रिटर्न के मायने पूरी तरह से बदल जाते हैं। और इसीलिए ये 4.6% का नंबर बहुत बहुत स्पेशल है। अगर हम उस 5% के नॉमिनल रिटर्न में से जापान की इस पूरी 11% महंगाई को घटा भी दें, तो भी उस अनलकी निवेशक ने महंगाई को मात देते हुए 4.6% का रियल रिटर्न हासिल किया। मतलब ना सिर्फ पैसा बचा, बल्कि असल में कुछ खरीदने की ताकत यानी परचेजिंग पावर भी बढ़ी, और वो भी एक ऐसे बाजार में जो 34 सालों तक कहीं गया ही नहीं। तो जापान के इस 34 साल के महा स्ट्रेस टेस्ट ने यह साबित कर दिया है कि अगर निवेश अनुशासित हों और हर दौर में अपनी एसआईपी चालू रखी जाए, तो दुनिया का सबसे खराब बाजार भी वेल्थ क्रिएट करने के सपने को तोड़ नहीं सकता। तो अंत में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या हम सिर्फ बड़े बड़े रिटर्न के प्रतिशत के पीछे भाग रहे हैं, या हमारा असली मकसद कल की तुलना में आज से ज्यादा खरीदने की ताकत हासिल करना है? सोचिएगा जरूर।